Okay, so good morning all of you. Welcome to my channel. Okay, so today we will discuss some questions on contemporary India and education unit 1, because already we have covered unit 1. हम लोग पहले से ही unit 1 कवर कर चुके हैं, जिनके आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, प्लस फेडरल स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टिव पॉलिसी, ये सारा दिया गया है. सो अभी हम लोग देखते हैं. तो पहला यूनिट जो है उसका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आता है, प्रोबेबल क्वेश्चन, उस हिसाब से हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स. ओके, आप लोग का रिक्वेस्ट था कि हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करें, इसलिए मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. तो ये क्वेश्चन जनरली पहला यूनिट का ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग ये समझ जाते हैं तो यू कैन ईजीली राइट द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1. ओके, क्योंकि इसी में से ही मैक्सिमम 80% कवर कर रहा है यूनिट 1. ओके, सो द क्वेश्चन इज़, चलिए क्वेश्चन में जाते हैं. आई होप आप लोग को दिख रहा होगा. ओके, सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज़, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट द क्वेश्चन. राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक फीचर्स, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फेडरल स्ट्रक्चर. ये हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है, उसका फंडामेंटल राइट्स, देन बी ऑप्शन में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी में फेडरल स्ट्रक्चर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ए सेट ऑफ रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सेट ऑफ रूल्स रहता है, गवर्नमेंट का सेट ऑफ रूल्स रिटन बाय कंटेन्स ए सेट ऑफ रूल्स फॉर ए गवर्नमेंट. ओके, देन ये इट डिफाइंस द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट का क्या ड्यूटीज़ है, क्या गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसका कैसा प्रोसीजर है, देन गवर्नमेंट का कैसा पावर है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, ये सारा कंटेंट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये सबसे बड़ा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, जिसमें कि 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स है. ओके, सो देन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ड्राफ्ट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. B.R. अम्बेडकर के चेयरमैनशिप के अंडर ही एक कमेटी बना था जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए थे. ओके, देन ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडोप्ट कब हुआ था? ये अडोप्ट हुआ था बाई एंड साइंड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद. कब हुआ था? 26 नवंबर 1949. ओके, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये हमारा अडोप्ट हुआ था. एंड फुली एप्लीकेबल कब से हुआ? ये अडोप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, बट फुली एप्लीकेबल कब से हुआ? 26 जन 1950 से. ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स बाय डिनोटिंग कंप्लीट एंड सेपरेट पार्ट टू दिस राइट्स एंड क्लासिफाइज देम अंडर 6 कैटेगरीज. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो ये थोड़ा बहुत आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कब आया था, इसमें क्या रहता है, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट. देन ये आर्टिकल्स, ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स है. ये कब एडॉप्ट हुआ था और कब ये एप्लीकेबल हुआ था, फुली एप्लीकेबल हुआ था, ये सारा हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा हिंट्स देना है. ओके, सो देन वी विल मूव टू आवर फंडामेंटल राइट्स. जैसे कि आप लोग को पता होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग कंसिडर करते हैं, बट हमारा 7 है एंड हम लोग 6 कंसिडर करते हैं. सो 6 फंडामेंटल राइट्स में हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18. राइट टू, देन सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22. right against exploitation, article 23 to 24. right to freedom of religion, article 25 to 28. cultural educational right 29 to 30. then right to constitutional remedies, article 32. ये सारा हमारा फंडामेंटल राइट है. तो आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं या फिर ये नोट को देख के पढ़ सकते हैं. ओके, सो हमारा कितना राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स है. तो अभी हम लोग एक एक करके थोड़ा नोट्स में देख लेंगे क्या क्या हम लोग को एक्चुअली एग्जाम में लिखना है. देन राइट टू इक्वालिटी.
राइट टू इक्वलिटी में हम लोग को क्या लिखना है, इट गारंटीज टू ऑल सिटीजन। राइट इक्वलिटी का मतलब क्या है, इक्वलिटी। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ में सबको इक्वल है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, मतलब कि सबको इक्वल होते हैं, कोई भी कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस, इसमें कोई भी आगे ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऑल आर इक्वल। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, कभी भी पब्लिक अपॉइंटमेंट होता है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट इज द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगा। देन एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्टेड मिलिटरी एंड एकेडमिक डिस्ट्रिक्ट्स। ये सारा हुआ आपका राइट टू इक्वलिटी। तो इसी पॉइंट को आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू राइट टू फ्रीडम। सो राइट टू फ्रीडम क्या है, फ्रीडम हम लोग को फ्रीडम राइट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोग का स्पीच एंड हम लोग स्पीच एक्सप्रेशन, उसमें हम लोग को फ्रीडम, जो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। देन फ्रीडम टू पीसफुल असेंबली एंड विदाउट आर्म, कभी हम लोग पीसफुली रहेंगे, कभी हम आर्म्स वेपन्स ये यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द फ्रीडम टू पीसफुल असेंबल एंड विदाउट आर्म्स। देन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, हम लोग को ये फ्रीडम है कि हम लोग एसोसिएशन यूनियंस कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई भी यूनिटी ग्रुप लेके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम लोग कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई भी हम लोग को रोक नहीं सकता है। सो दैट इज़ आवर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कोई कंट्री का कोई भी पार्ट में हम लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग यहाँ नहीं जा पाएंगे इंडिया के अंदर, वहाँ नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, तो हम लोग को ऐसे कुछ रुकावट नहीं है। सो दिस इज़ आवर राइट टू फ्रीडम, इसमें आप ये 6 पॉइंट लिख सकते हैं। सो देन वी विल मूव टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में हम लोग को क्या लिखना है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोटेशन मतलब टॉर्चर, ऐसा कुछ जो होता है उसको हम लोग जस्टिस ले सकते हैं। ओके, सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है बाहर, मतलब लोग वर्कर के हिसाब से काम करते हैं, कभी किसी को प्रेशर दे के भेजा जाता है। सो दिस आर योर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स, हम लोग इसको रोकना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर, अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि 14 ईयर्स के नीचे हैं, उनको फैक्ट्रीज और कोई भी कहीं पे भी हैजर्डस कुछ वार करने के लिए भेजा जाता है, दैट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। ओके, सो दिस इज द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, दिस इज अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो रिलीजन, ये हम लोग को रिलीजन से डील करता है, हम लोग फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं कोई भी रिलीजन, वी कैन मैनेज एनी रिलीजन फेयर्स फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग को एक पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोशन के लिए हम लोग को कुछ टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। इम्यूनिटी फ्रॉम अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्ट, हम लोग कहीं भी रिलीजियस वर्शिप जा सकते हैं, ओके, इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, तो हम लोग का कोई रुकावट नहीं है। सो दिस इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये रहा, नेक्स्ट आया आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारा आर्टिकल 29 to 30 है। तो ये क्या है, हम लोग को क्या करना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, हम लोग को जो भी माइनॉरिटीज़ है, जो कि मतलब जो कम लोग हैं, उनको उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को हम लोग को अवॉइड करना है। देन राइट ऑफ माइनॉरिटी एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, यानी वो लोग भी एस्टेब्लिश और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिनायल ऑफ एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट, मतलब ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को हम लोग कहीं पे एडमिशन नहीं देंगे, ये नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दैट इज़ आर्टिकल 29 to 30। देन जो लास्ट आर्टिकल है, दैट इज़ योर लास्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब क्या है, हम लोग कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हम लोग को मतलब नहीं हो रहा है, तो हम लोग नहीं, फंडामेंटल राइट से हम लोग एक्सक्लूडेड है, हम लोग को नहीं मिल रहा, वो राइट हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो इट गारंटीज द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो यही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव ए पावर टू इशू डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है इशू डायरेक्शन ऑर्डर इंक्लूडिंग
the writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition. Okay, so these are the right to constitutional रेमेडीज. ओके, सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा, जिसमें क्वेश्चन था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग कुछ लिखे, उसके बाद हम लोग सारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पॉइंट वाइज लिखे. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन बी था हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा लिखना है. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, आर सम एफर्मेटिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट अथॉरिटी टू सिक्योर ऑल सिटीजन को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्टेट को. सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, हम लोग को सिटीजन को सारे हिसाब से मतलब सारे तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, सारे में हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए. इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्टेट को. द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडियल्स ऑफ द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज ऑफ एंड इनेक्टिंग लॉ. कुछ भी पॉलिसीज बनाने के पहले क्या करना है, स्टेट को लोगों के बारे में सोचना है और उनका आइडियल्स के बारे में सोचना है. ये सारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वर एक्सेस टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स क्या हमेशा सोचते हैं वेलफेयर स्टेट, बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन दे वर नॉट इन ए कंडीशन टू फुली. कोई भी ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें वो लोग फुली वेलफेयर स्टेट नहीं बना सकते हैं. तो सो इन ऑर्डर टू कीप द गवर्नमेंट इन साइड ट्रैक एंड मेक ए सिंसियर एफर्ट टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट. इसीलिए गवर्नमेंट जैसे वेलफेयर स्टेट बना सके, दे फॉर्मुलेटेड सर्टन प्रिंसिपल टू गाइड द गवर्नमेंट. कुछ प्रिंसिपल है जो कि गवर्नमेंट को गाइड करता है. नो मैटर वाट एवर पार्टी इट बिलोंग्स टू इन राइट डायरेक्शन, दोज प्रिंसिपल आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट हमेशा चाहता है एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, तो बट कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए वेलफेयर स्टेट बन नहीं सकता है. तो इसलिए कुछ लॉज है, कुछ मतलब प्रिंसिपल्स है जिसको कि गवर्नमेंट को उसी हिसाब से चलना है. कोई भी ये फॉर्मुलेट मतलब हम लोग ये जो लॉज है, दे फॉर्मुलेटेड द सर्टन प्रिंसिपल टू गाइड द गवर्नमेंट को गाइड किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, राइट डायरेक्शन में अपना प्रिंसिपल बना सके, लोगों को देख के, सिटीजन लोग को देख के, सिटीजन के वेलफेयर के लिए. सो दिस आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या. हम लोग को क्या करना है, गवर्नमेंट को ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है ताकि वो वेलफेयर ऑफ द सिटीजन के लिए जो भी कर रहे हैं वो फ्रूटफुल हो, अच्छा हो और मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाए. इसलिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्रिंसिपल दिया जाता है जिसको गवर्नमेंट यूज़ करके अपने सिटीजन लोग का वेलफेयर सोचता है. ओके, सो दिस इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. देन अगर हम लोग देखेंगे, मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको समझाई हूँ. डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग का होता कितना टाइप्स का है. एक्चुअली हम लोग का 4 टाइप्स का डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग ले सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैं आपको ये डायग्राम करके बताई हूँ, आप इसको कर सकते हैं सो दैट आप लोग को पढ़ने में ईजी हो, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आता है. ओके, सो इट इज़ हैविंग 4 parts, 4 classification, that is your socialistic principle, Gandhian principle, then liberal principle, then international peace and security. तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं, वो भी मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट की हूँ ताकि आपको इजी हो याद रखने के लिए. तो पहले हम लोग देखते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. देखिए ये जो डायग्राम है इसको आप पहले बनाइए, देन इसके हिसाब से आप उसको नोट्स लिख सकते हैं. ओके, सो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या देखता है, ये देख रहा है क्या, द प्रिंसिपल टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन. सबको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मतलब अनइक्वल हो राइट्स, मतलब सिटीजन लोग का वेलफेयर नहीं हो. तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑल सिटीजन को प्रोवाइड करना चाहिए. देन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज. सब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज होना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, देन इक्वल पे ऑफ वर्क फॉर बोथ एंड. जब भी कोई काम करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंपल सेम लेवल में कोई मैन वुमेन काम कर रहे हैं बट मैन का पे ज़्यादा है वुमेन से, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ इक्वल पे ऑफ वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. देन द 4th वन इज़ टू सिक्योर द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. जैसे कि मैटरनिटी रिलीफ हो या फिर कोई भी मेडिकल केस हो, इसमें हम लोग को वो जो ह्यूमन कंडीशन को देख के ही मतलब जो भी पर्सन है जो काम कर रहे हैं उनका कंडीशन देख के हम लोग उनको रिलीफ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोशलिस्टिक
प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखें, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, इक्वल पे एंड वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, देन टू सिक्योर द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटर्निटी। सो ये रहा आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। देन हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट इज योर गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में थोड़ा ज़्यादा पॉइंट है इन कंपैरिजन टू सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत विद पावर्स, विलेज पंचायत बिल्डअप करना, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री बनाना, देन टू सेफगार्ड एंड प्रमोट एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST का, ये इसीलिए इसे गांधीयन प्रिंसिपल बोला जाता है क्योंकि उनको प्रायोरिटी देते थे गांधी, तो महात्मा गांधी। द सेफगार्ड एंड प्रमोट ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST लोग का एजुकेशन को प्रायोरिटी देना, देन प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड, ये इसको हम लोग को इंटॉक्सिकेटिंग जो कि डेंजरस होता है इसका प्रोहिबिशन करना। ओके, देन नेक्स्ट वन इज योर ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रोहिबिट स्ट्रॉन्ग स्लॉटर ऑफ काउस। सो ये सारा होना चाहिए। काउस लोग को जैसे बाहर में भेजा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री ये सब सेटअप करना चाहिए, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। सो दिस इज योर गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, सो गांधीयन प्रिंसिपल हम लोग देखें, विलेज पंचायत, प्रॉमिस कॉटेज इंडस्ट्री, सेफगार्ड एंड प्रमोट SC ST का एजुकेशनल, देन प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड, देन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये सारा हम लोग को देखना है। सो नेक्स्ट वन इज योर हम लोग का नेक्स्ट है लिबरल प्रिंसिपल। सो लिबरल प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखते हैं, लिबरल प्रिंसिपल में हम लोग को देखना है कि सिक्योर यूनिफॉर्म लिबरल कोड ऑफ सेम ऑल सिटीजन, देन सबको यूनिफॉर्मली देखना है, कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। ओके, देन इक्वल जस्टिस फॉर इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस, इक्वल जस्टिस देना, देन सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, रेज स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग, बच्चों का न्यूट्रिशन देखना, जैसे यूनिसेफ देखता है कि कैसे क्या लेवल ऑफ फूड बच्चों को देना चाहिए, ये सारा न्यूट्रिशन वगैरह देखना है। देन प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, जो भी हमारा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है उसको प्रिजर्व करके रखना, अच्छे से रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ये सारा लिबरल प्रिंसिपल में जाता है। देन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनी इंडस्ट्री, ये सारा आपका लिबरल प्रिंसिपल में जाता है। लास्ट आप बोलेंगे इसको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आप लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। ओके, सो दिस आर योर क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में रहा और उसका क्लासिफिकेशन रहा। देन हम लोग मूव करेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट है, दैट इज योर फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, सो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको नोट्स देख सकते हैं। क्लियर। सो देन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम लोग को पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल सिस्टम है। ओके, सो दैट इज गवर्नमेंट इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। जब भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है, द नेशनल इमरजेंसी आता है, तो हम लोग क्या होते हैं, यूनिट हो जाते हैं। ऐसा स्टेट सेंटर ऐसा कुछ तब नहीं रहता, सेंटर कभी भी कोई भी एक्शन स्टेट के हिसाब से ले सकता है। द गवर्नमेंट हैव बीन क्लासिफाइड इन यूनिटरी एंड फेडरल बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो कैसे यूनिटरी और फेडरल कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके, तो बट हमारा इंडिया क्या है, दैट इज ए फेडरल सिस्टम और क्वासी फेडरल सिस्टम। द फेडरल पॉलिटी इन अदर वर्ड प्रोवाइड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस फॉर ब्रिंगिंग यूनिट इन डाइवर्सिटी एंड फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन नेशनल गोल। तो कॉमन नेशनल गोल को हम लोग कैसे अचीव करेंगे और हम लोग कैसे मिल के काम करेंगे। सो इंडिया इज ए क्वासी फेडरल सिस्टम दैट फॉलोज द रूल्स ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो एट द सेंटर और यूनियन। सो दैट इज़ योर, कभी जब ज़रूरत पड़ता है तो यूनियन का रोल भी सेंटर के ऊपर में आ सकता है। सो दैट इज़ योर फेडरल गवर्नमेंट। देन हम लोग देख सकते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को बहुत सारा फीचर्स है, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बाइकार्मल लेजिस्लेचर, डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारा हम लोग का फेडरल फीचर्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 395 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। ये तो हम लोग को पता है। आई फुलफिलिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फुलफिल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिटन डॉक्यूमेंट है। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलन सुप्रीम एंड मेड द
handmade of either the center or the state. It is if for any reason any organ of the state dare or violate any provision of the constitution, the court of laws are there to insert the dignity of the constitution in upheld. मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, अगर स्टेट में कोई भी लॉज वायलेट हुए, मतलब हम लोग कोई भी लॉज को वायलेट किए तो हम लोग रूल्स नहीं मान रहे, स्टेट्स में ये सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, वो कोई भी एक्शन ले सकता है. देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. The Indian Constitution is largely a rigid constitution. All the provision of constitution concerning union-state relation can be amended only by the joint action of state relation. मतलब कोई भी चीज़ होता है तो joint action of state relation amended only by joint action state legislature and union parliament. दोनों मिल के कुछ भी लॉज हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी रूल्स बना सकते हैं. तो दिस इज योर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. देन डिवीजन ऑफ पावर. इन ए फेडरेशन दैट शुड बी क्लियर डिवीजन ऑफ पावर. पावर डिवाइड किया जाता है सो दैट इट बिल्ड अ सेंटर रिक्वायर्ड टू एग्जर्ट लेजिस्लेटिव विद इन देयर स्पीयर. मतलब जो डिवीजन ऑफ पावर होता है, कुछ पावर सेंटर के हाथ में होता है और कुछ पावर स्टेट के हाथ में होता है. देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी एफर्ट हैज बीन मेड टू सी द जुडिशरी इन इंडिया इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड फॉर ए सुप्रीम कोर्ट और हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो सकता है. देन बाइकर्मल लेजिस्लेचर. बाइकर्मल सिस्टम इज कंसिडर एसेंशियल इन ए फेडरेशन. एक फेडरेशन के लिए बाइकर्मल सिस्टम एसेंशियल है. क्यों? because it is the upper house alone the union can be given equal representation. The Constitution of India also provides for bicameral legislature at the center consisting of Lok Sabha and Rajya Sabha. यहाँ पे लोक सभा राज्य सभा हम लोग वोट लेते हैं, so it is a bicameral legislature. Then dual government polity. In the federal state there are two governments, the national federation government and the government of each component unit. नेशनल फेडरेशन होता है और ईच कंपोनेंट होता है. बट इन यूनिटरी द स्टेट देयर इज़ ओनली वन गवर्नमेंट, दैट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट. तो जब हम लोग को, जैसे मैं बताई थी, नेशनल इमरजेंसी आता है तो हम लोग का यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी एक्शन स्टेट के हिसाब से ले सकता है. दैट इज़ योर डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी. ओके, सो इसलिए बोला जाता है क्या, इंडिया इज़ ए फेडरल सिस्टम विद स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट. सो ये रहा आपका डायरेक्टिव फीचर्स, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसका कुछ सब पॉइंट्स. ओके, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज मैं रेगुलरली इसमें कुछ क्वेश्चंस अपलोड करती जाऊंगी एंड मे बी दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 1 एंड इसमें से ही क्वेश्चन आता है. इधर फंडामेंटल राइट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है. शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स, या फिर एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर आ सकता है एक्सप्लेन द फेडरल स्ट्रक्चर, या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो तीनों मिला के या फिर दो भी हम लोग ले सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. So in the next video maybe I will come with some questions, or in the next further we can go with the next unit. So just like and subscribe. I hope आप लोग को समझ में आया होगा. Okay, so bye, have a good day, enjoy the day.